उत्तराधिकारी होने का नाटक किया और नए अमीर चोई जिह्यून से शादी कर ली। लेकिन सिर्फ 2 साल की स्थिर जिंदगी के बाद उसके पति ने अचानक राजनीति में उतरने का फैसला किया। अपनी छवि बेहतर बनाने के लिए चोई जिह्यून ने चैरिटी का काम शुरू किया। उसने विकलांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति फंड बनाया ताकि जनता में अच्छी छवि कमा सके। लेकिन भाषण वाले दिन ट्रैफिक के कारण सांकेतिक भाषा का दुभाषिया देर से पहुंचा और दर्शकों में बैठी एक छोटी लड़की इतनी घबरा गई कि लगभग रोने लगी। बच्चे को देखकर यूमो को अपनी गूंगी माँ की याद आई और उसने तुरंत स्वेच्छा से लड़की के लिए दुभाषिया बनने का प्रस्ताव दिया। उसने लड़की को मंच पर ले जाकर सांकेतिक भाषा से उसे दिलासा दिया कि घबराने की जरूरत नहीं है, भले ही वह गलती करे, सिर्फ वही जानेगी। धीरे धीरे लड़की शांत हुई और साहस के साथ सांकेतिक भाषा करने लगी। यूमो ने धैर्यपूर्वक उसका अनुवाद किया। दर्शक दीर्घा में बैठे चोई जिह्यून अपनी पत्नी की कोमल आवाज से प्रभावित हो गए। उन्होंने शुरू में उसे सिर्फ उसके शैक्षणिक पृष्ठभूमि की वजह से महत्व दिया था, लेकिन यह उम्मीद नहीं की थी कि वह इतनी बड़ी मदद साबित होगी। चैरिटी कार्यक्रम सफलतापूर्वक समाप्त हुआ। चोई जिह्यून को काफी ध्यान मिला और उनके सर्वेक्षण के आंकड़े लगातार बढ़ते रहे। अब यूमो सिर्फ प्रोफेसर ली ही नहीं बल्कि अपने पति के करियर में सक्षम साथी भी बन गई थी। लेकिन यह स्थिरता जल्द ही एक औरत ने तोड़ दी। उस दिन लिफ्ट में जब यूमो घर लौट रही थी तो एक कुत्ते को पकड़े हुई औरत अचानक अंदर आई। यूमो ने तुरंत उसे पहचान लिया। यह वही असली लियाना थी जिसकी पहचान उसने अपना रखी थी। डर से यूमो ने सिर झुका लिया और ऊपर देखने की हिम्मत नहीं की। लेकिन आना को फिर भी लगा कि वह जानी पहचानी है। ध्यान से देखने पर उसने पहचाना कि यह वही लड़की है जो पहले उसकी सेवा करती थी। यूमो। उसने यह मान लिया कि अब यूमो यहाँ नौकरानी का काम कर रही है। लेकिन जैसे ही उसने यूमो के पैरों में ऊंची एड़ी के जूते देखे, उसे अचानक समझ आ गया कि इस औरत की मौजूदा हैसियत साधारण नहीं है। घबराई हुई यूमो सिर झुकाए चुप रही, डरते हुए कि असली उत्तराधिकारी लियाना को सच न पता चल जाए। इस बीच सीनियर जीवोन ने एक बिजनेसमैन का इंटरव्यू करते समय पुराने सहपाठी जेहो से मुलाकात की और जेहो वही था जो कभी यूमो का एक्स बॉयफ्रेंड रहा था। जब उसे पता चला कि यूमो ने अमीर परिवार की पृष्ठभूमि का झूठ बोला है तो उसने बिना झिझके उसे छोड़ दिया था। जब उसने सुना कि जीवन अब भी यूमो से संपर्क में है तो उसने उसके झूठ का जिक्र नहीं किया। लिफ्ट वाली घटना के बाद से यूमो खुद नहीं रही। यहाँ तक कि चुनाव प्रचार के दौरान भी वह अपने पति के साथ होते हुए ध्यान भटकाए रही। चुनाव समाप्त होने के बाद चोई जिह्यून ने एक सीनियर सहकर्मी से बातचीत की। उसने कहा कि वह यहाँ तक सिर्फ अपनी वाकपटुता और क्षमता से पहुंचा है, लेकिन उसके बगल में बैठे वरिष्ठ का मानना था कि उसकी पत्नी का इसमें बड़ा योगदान है। यह सुनकर चोई जिह्यून थोड़े असंतुष्ट हुए, लेकिन यह सच था। अपनी पहचान उजागर होने के डर में उलझी यूमो ने अपने पति की नाखुशी पर ध्यान ही नहीं दिया। आखिरकार अब वह और आना एक ही इमारत में रहते थे। उसे बार बार देखना अच्छा संकेत नहीं था। इसलिए यूमो ने अपने सहकर्मी सीनू को फोन कर पूछा कि आना, जिसे अमेरिका में बस जाना चाहिए था, अचानक क्यों लौट आई। तब उसे पता चला कि आना ने इन सालों में कठिनाइयां झेली थी। उसके पिता की अचानक स्ट्रोक से मृत्यु हो गई थी। उसके पति का प्लास्टिक सर्जरी क्लिनिक गलत प्रबंधन की वजह से दिवालिया हो गया। निराश होकर उसने जुआ खेलने की लत पाल ली और 2 इमारतें भी हार गईं। अब वह कर्ज में डूबी हुई थी और तलाक के कगार पर थी। यह सुनकर यूमो और भी बेचैन हो गई। वह उस उत्तराधिकारी से दोबारा मिलना नहीं चाहती थी। इसलिए जब वह घर पहुंची तो खिड़कियां न खुलने का बहाना बनाकर घर बदलने का सुझाव दिया। लेकिन चोई जिह्यून ने सख्ती से इनकार कर दिया। उसका मानना था कि यहाँ रहना पहचान का प्रतीक है। भले ही खिड़की न खुले, सब ऐसे ही जगह पर रहना चाहते हैं। यह प्रतीक है कि कोई भी मेहनत करे तो मेरे जैसा सफल हो सकता है।